हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जी स्टडी। अभी हाल ही में हम लोगों ने ये देखा है कि डिफरेंट टाइप के क्राइसिस हमें वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है यूक्रेन और रसिया का ये टेंशन। क्या है कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रसिया का, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हर एक चीज़ को जानेंगे, जितने भी कंसर्न थे। मिन्स्क एग्रीमेंट क्या था, मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद हम नाटो क्या है, नाटो का इसमें हस्तक्षेप क्यों हो रहा है, यूरोपीय यूनियंस का पर्पस क्या है, यूएसए इसमें क्यों ज़्यादा ये ऑपरेट कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, जिसमें हम जानने वाले हैं कि रसिया वर्सेस यूक्रेन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है और सारे वर्ल्ड के लीडर्स जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, सब के सब अपना स्टैंड लिए बैठे हैं। उनका स्टैंड क्या है, किस तरीके से रसिया ने यूरोपीय यूनियन, नाटो और यूएसए के सामने अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ कौन से कंट्री रसिया के फेवर में है और कौन से कंट्री यूरोपीय यूनियन के साथ मिले हुए हैं, इन सारी चीजों पे हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है आपका रशियन फेडरेशन का इमेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा रशियन फेडरेशन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रशियन फेडरेशन आपको ये पूरा है, ये पूरा का पूरा, ये रेड वाला जो जोन दिख रहा है और ये पूरा का पूरा रशियन फेडरेशन था किसी एक टाइम में। किसी एक टाइम का मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि किसी एक टाइम का रीजन है, यहाँ पे जब 1917 में 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहां से ये सारा गेम चालू हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन का जब ये गेम स्टार्ट हुआ, वहां से ये सारी चीजें खेल शुरू होती हैं। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ क्योंकि वहां पे जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा डिक्टेटरशिप को शो कर रहा था, यानी कि अपनी मनमानी कर रहा था, जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार हम लोग रूस के राजा को कहा जाता है, रशियन लैंग्वेज में राजा को जार कहा जाता है। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा रशियन फेडरेशन था, ओवरऑल रशियन फेडरेशन था और इस रशियन फेडरेशन में डिफरेंट टाइप की चीजें सामने आई। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये है हमारे उस समय के, यानी 1917 के जार, 1917 के ये जार हैं। उस समय में जार निकोलस द्वितीय वहां के राजा थे। और अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये पूरी पब्लिक सड़क पे उतर रखी है, पूरी पब्लिक जो है सड़क पे उतर रखी है इस राजा के खिलाफ में। और इसका नेतृत्व करता कौन है, इसका लीडर है व्लादिमीर लेनिन। ध्यान रखिएगा, ये जो व्लादिमीर लेनिन है, इन्होंने ही इस राजा के अगेंस्ट में अपना बिगुल बजाया था रिवॉल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि लोग इसके कार्यकाल से, यानी कि इसकी वर्किंग से लोग नाराज हो चुके थे। और यहीं से शुरुआत होती है कहानी 1917 में। जैसे ही रूसी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, रसिया का क्रांति शुरू होता है, रूस की क्रांति शुरू होती है, उसी समय 1922 में, यानी ठीक 5 साल के बाद 1922 में यूएसएसआर का गठन होता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, यहीं से सोवियत संघ की स्थापना होती है। और आप यहां पे देखेंगे, ये देखिए, ये जो है कंट्री जो है, यहां पे सोवियत रसिया का निर्माण होता है और ये सारे जो छोटे छोटे कंट्री आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब रसिया का पार्ट थे, सोवियत रसिया के पार्ट थे। ये सोवियत संघ ज्यादा दिन तक नहीं चला, 1922 से शुरुआत हुई इसकी और 1991 में यहां से ब्रेकडाउन शुरू हो गया यूएसएसआर का, ठीक है। यूएसएसआर का यहां से ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया और जब यूएसएसआर 1991 में ब्रेक हुआ तो टोटल इससे 15 राष्ट्र बने, 15 कंट्रीज बनी, जिसमें से आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैप पे आपको सब कुछ दिखेगा। पहला है इस्टोनिया, पहला जो है आपका इस्टोनिया है, उसके बाद आपका लटाविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद मोल्डोवा है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, साथ साथ आपका रसिया। ये टोटल 15 कंट्री है। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, तो यहां से यूएसएसआर एक बहुत ही भारी बड़ा पावरफुल राष्ट्र बन के निकला और 70% तक की हिस्सेदारी जो थी टोटल रशियन फेडरेशन का, 70% जो एरिया था वो आ गया रसिया में। 70% टोटल एरिया जो है वो आ गया रसिया में और रिमेनिंग जो 30% था ये आ गया आपका 14 कंट्रीज के अंदर। 14 कंट्री में ये 30% का पूरा एरिया आ गया और इस 30% के एरिया से, लैंड एरिया से 14 कंट्री बने और रसिया के पास टोटल 70% का पार्ट रह गया। अब यहां तक तो हमने ये समझा कि यूएसएसआर का निर्माण कैसे हुआ और साथ ही साथ यूएसएसआर के विघटन के बाद ये जो 15 राष्ट्र बने वो कैसे बने। अब मेन मुद्दा जो आता है हमारे पास, मेन मुद्दा जो शुरू होता है वो होता है आपका 2014 से, ठीक है। 2014 से जो गेम स्टार्ट होता है, उस गेम में क्या होता है, यहां पे देखिएगा कि ये आपका पूरा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये है रसिया का और रसिया के पास में ही ये आपका यूक्रेन है। और अभी यहीं पे सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट्स जो देखने को मिल रहा है, जो कि वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी है दुनिया आज, रीजन यही है कि यहां पे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई। तो ये जो थे उस समय के तात्कालीन, यानी कि उस समय का प्रेजेंट
प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उस समय, और ये प्रो रशियन थे। प्रो रशियन का मतलब है कि ये जो थे रशिया के सपोर्ट में थे, रशिया के फेवर में थे। हालांकि रशिया ने यूक्रेन के बनने के बाद से बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्म्स और एम्यूनिशन की कंपनियां वहां पे लगाई हैं, और रशिया के बदौलत ही यूक्रेन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि समय के साथ ये सारी चीजें बदल जाती है, और यहां की जो पब्लिक है ये चेंज की डिमांड करती है, और चेंज की डिमांड होती है शुरुआत यूरोपीय यूनियन की बात से। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय यूनियन की जो मैटर आती है, इसमें कहा यह जाता है कि यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने के लिए यूक्रेन की जो पब्लिक थी वो चाहती थी कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ, यूरोपियन संघ के साथ जुड़ जाएं। लेकिन यह बात रशिया को मंजूर नहीं था, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है ये भी यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हुआ है, रशिया के कहने की वजह से ही। कहीं ना कहीं रशिया कहने की वजह से ही इन्होंने अपने आप को यूरोपीय यूनियन से दूर रखा है, नाटो से दूर रखा है। ठीक है, अब यहां पे जो ये प्रोटेस्ट चला, वी आर यूक्रेन का प्रोटेस्ट चला, यहां पे वहीं 2014 में ही गेम शुरू होता है, और उसी समय से चीजें बदलनी चालू हो जाती है। जैसे ही ये चीजें बदलती हैं, यहां पे आपको यूक्रेन का अलग चीज देखने को मिलेगा। यह है हमारा रशिया, ये रशिया है, यह है आपका यूक्रेन। अब आप देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन में यहां से देखेंगे पोलैंड है, जर्मनी है, उसके बाद इटली है, ये सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं, पावरफुल राष्ट्र हैं यूरोप के, ये सब इन्फ्लुएंस करने लगे यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए। और अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज है, यानी कि मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, फूट डालो और राज करो। अगर आपके पास संसाधन है, अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो वो आपके रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे, और जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा फिर वो आपको उसी हाल में छोड़ करके चले जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आज यूक्रेन बन चुका है इस सिचुएशन में। अगर आप देख रहे होंगे तो सब लोगों ने इनको प्रॉमिस किया कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोई भी देश सेना भेजने को तैयार नहीं है यूक्रेन में। उसका रीजन क्या है, ये भी चीजें हम आगे देखेंगे। तो ये जितने भी हैं यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे यहां से, ये सारे के सारे जो हैं यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं। और ये सब क्या करते हैं, यूरोपीय यूनियन के जितने भी पावरफुल कंट्री हैं, इनका मेन रहता है इन्फ्लुएंस करने का, कि सारे कंट्री को इन्फ्लुएंस करो जो भी यूरोप में है, और उन सबको अपने यूनियन में मिलाओ। उसके बाद हम नाटो का मेंबरशिप दे देंगे, और नाटो के मेंबरशिप में इनके ऊपर जो भी पावरफुल है, या जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो अच्छा खासा जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर जिसके पास आर्म और यूनिशन ज्यादा है, तो हम सब मिल करके उसको दबाएंगे। ये इनका पर्पस होता है। नेक्स्ट जो चीजें खराब होने लगी, अगर आप यहां पे देखेंगे तो पहले क्या था कि रशिया जो था G8 का मेंबर था, लेकिन 2014 में इसको यहां से हटा दिया गया। G8 के मेंबरशिप से रशिया को हटा दिया गया। देखेंगे अगर आप यहां पे तो यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान एंड फ्रांस, ये टोटल 8 कंट्री जो थे वो G8 ग्रुप के सदस्य थे, यानी G8 के समूह में शामिल थे। लेकिन 2014 में इसको बाहर का रास्ता दिखाया गया रशिया को। ध्यान रखिएगा, रशिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और एट प्रेजेंट ये G7 बन करके रह गया। अगर आपको इसको याद करना है तो ध्यान से याद रखेंगे। पहले तो आप याद रखेंगे दो चीजों को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में अगर हम जाएं तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट याद रखिएगा, तो दो कंट्री आपको याद रहेगा, कनाडा और अमेरिका। रिमेनिंग सेंटर में जैसे ही आप यूरोपीय यूनियन में पहुंचेंगे तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के बाद फ्रांस और जर्मनी और इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये 4 कंट्री को सेंटर में याद रखना है। और रिमेनिंग 2 जो हैं रशिया और जापान, ये 8 कंट्री थे। लेकिन जैसे ही रशिया बाहर हुआ तो एशिया की तरफ से आपका जापान G8 का मेंबर है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये G8 के रास्ता बाहर दिखाने के बाद, रशिया को जैसे ही G8 से बाहर दिखाया गया, तो G8 के बाहर दिखाने के बाद ये धीरे धीरे यूएसए की ही चाल थी कि जो ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रही थी। नाटो का मेन पर्पस ही यही था कि रशिया को किसी तरीके से घेरा जाए। रशिया को घेरने का मतलब है कि हम चारों तरफ से रशिया पे चौतरफा हमला करेंगे, और रशिया को दबाने के लिए इन्होंने यूक्रेन और रशिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उन सब पे अपनी नजरें गड़ा दी। अगर आप यहां पे एक चीज ध्यान देंगे तो अफगानिस्तान का जो हालत यूएसए ने किया है, वही सेम सिचुएशन रशिया करने की कोशिश कर रहा था। रशिया के पास लाने की जरूरत उसकी इसीलिए पड़ी थी कि रशिया के पास आकर के वो लोग चाहते थे कि हम रशिया को दबा दें। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इमेज है, ये मिन्स्क का अगर हम बात करें आपसे, तो बेलारूस में मिन्स्क में यहां पे एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, और यहीं पे सब लोग नेताओं ने एक साथ शामिल होकर के ये कहा था कि रशिया जो है किसी भी अपने नेबरिंग कंट्री पे आक्रमण नहीं करेगा, यूक्रेन पे आक्रमण नहीं करेगा। इन सारी बातों पे इन सारी मुद्दों पे चर्चा हुई थी, और कहा यह गया था कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम हो सकता है तो डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इसका एरिया है यूक्रेन का लुहांस्क, और एक है डोनेत्स्क। अगर आप यहां पे
लुहांस और डॉन्स्टेक की अगर बात करेंगे तो यहीं से शुरू होता है रसिया का इस साल का खेल। गेम जो शुरू हुआ है वो यहीं से शुरू हुआ है। और अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है नाटो का। नाटो एक्चुअली बनाया ही इसीलिए गया था कि जिसमें पावरफुल कंट्री जो भी उभरता हुआ हो, इसमें यूएसए के सामने तो अभी कोई है नहीं, एक ही अभी दिखता है जो कि रसिया, और रसिया हमेशा से यूएस के सामने बहुत अच्छा कंपटीशन देता रहा है। तो ये चाहता है कि रिमेनिंग भी जो लोग हैं वो सब के सब नाटो में शामिल हो जाए। तो नाटो का अगर हम बात करें तो नाटो में आपको ध्यान देने वाली बात यह है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 नाटो का आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि नाटो के आर्टिकल 5 में यह मेंशन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नाटो में शामिल होता है, व्यक्ति यानी राष्ट्र, अगर कोई राष्ट्र नाटो में शामिल होता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है सारे संगठन के रिमेनिंग जितने भी आपके नए और पुराने राष्ट्र होंगे सब एक साथ मिलकर के अपनी संप्रभुता के लिए लड़ाई करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे कि रसिया जो है अकेला यहां पड़ जा रहा है और यहां पे नाटो में शामिल कराने की बात हो रही थी यूक्रेन की, और यह बात रसिया को नागवार गुजरा था और इसी बात के लिए आज ये सारा सिचुएशन खड़ा हो रखा है। अब आप सोच करके देखिए कि कोई व्यक्ति है, अगर आपका यहां पे घर है और आपके पड़ोसी है, और दूसरे गांव का कोई व्यक्ति अगर आपको यहां आकर के यहां पे बैठ जाए, यहां पे अगर आपसे यहां पे आकर के अगर आपके पास बैठ जाए और वो बोले कि हम यहां पे अपनी आर्मी को लगा देंगे, हम यहां पे आर्मी को लगा देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? यानी आपके घर के बगल में, आपके घर के सामने ऐसे चार दीवारी खड़ी कर दी जाए तो कैसे लगेगा? तो सेम सिचुएशन रसिया के साथ हुआ। रसिया को यह चीज नागवार गुजरी। नाटो का मेन पर्पस यही था कि ऑलरेडी यहां पे हम अपनी आर्मी को भेज देंगे और रिक्वायरमेंट होगी तो हम रसिया को दबाने की कोशिश करेंगे, रसिया आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 5 भी यही कहता है नाटो का कि अगर कोई राष्ट्र नाटो में शामिल होता है और उस राष्ट्र पे किसी दूसरे राष्ट्र का आक्रमण होता है तो ये जितने भी रिमेनिंग कंट्री हैं जो नाटो के सदस्य हैं वो एक साथ इस राष्ट्र के फेवर में दूसरे राष्ट्र यानी जिसने हमला किया है उसके अगेंस्ट में हमला करेंगे। इसका मतलब है कि देखिए कितना गंदा नियम है ये जो रूल बनाया गया है नाटो का आर्टिकल 5 के तहत। ये कितना गंदा है कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति, ये तो फिर तो इसका तो गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गलत फायदा कैसे कि मान लीजिए यहां का कोई व्यक्ति एक बम फेंक दिया यहां पे या फिर गोलियां चला दी और रिमेनिंग अगर यहां से अगर आपको आंसरिंग अगर करी गई, यहां पे 2-4 गोलियां किसी ने चला दी रसिया की तरफ से, तो बात तो यही हो जाएगी कि सारे नाटो वाले आर्मी मिलकर के उसको मारेंगे। तो ये कितनी गलत बात है। अब यहां पे सोचना यह है कि ये आर्टिकल 5 को लगाया ही इसी पर्पज से गया था। अब यहां पे तो ये सारी बातें हो गई, नाटो की बातें समझ में आ गई। नाटो का एक्चुअली मेन मकसद ही होता है दुनिया को तबाह करना। आज दुनिया के इस सिचुएशन के लिए आज अफगानिस्तान आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, लीबिया आपके सामने उदाहरण है, सीरिया आपके सामने उदाहरण में आता है, इराक आपके सामने एक एग्जाम्पल आता है। सबको रसिया ने बर्बाद कर डाला, सॉरी आपको यूएसए ने बर्बाद कर डाला। यूएसए का मेन पर्पस ही होता है बर्बादी किसी भी राष्ट्र की, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये है यूनाइटेड स्टेट और ये है आपका यूरोपीय यूनियन। यहां जो है ये है पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन। अब सिंपली आप समझिए कि मान लेते हैं कि रसिया यहां पे है तो ये लोग क्या करेंगे कि नाटो के सारे मेंबर जो है यहां पे ला करके आर्मी खड़ी कर देंगे। आर्मी खड़ी करने के बाद अगर यूक्रेन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो फिर रसिया के पास तो ऑप्शन नहीं बचेगा। रसिया क्या कर सकता है, क्योंकि यहां पे तो 30 देशों की सेना खड़ी है और एट प्रेजेंट नाटो में टोटल 30 मेंबर हो चुके हैं। कभी एक समय में शुरुआत हुई थी तो 4 और 5 मेंबर से शुरुआत हुई, इन लोगों ने यूरोप के मैक्सिमम कंट्री को अपने में शामिल करके यहां पे 30 कंट्री बना दिए हैं। अब यहां पे आप समझने वाली बात यह है कि जब यूरोपीय यूनियन यहां पे है तो जरूरत क्या है यूएसए को इसमें शामिल होने की, और जब यूएसए इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है तो यूएसए को रसिया और यूक्रेन के मैटर पे बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि यही सेम काम तो तुमने भी किया था कभी, यही सेम काम ब्रिटेन ने कभी किया था, यही सेम काम कभी कनाडा के तरफ से किया गया था, क्यूबेक की जो बात थी उसमें किया गया था। तो ये सारी चीजें ये लोग समझ में नहीं आ रही हैं। ये लोग अपने मन से हर एक चीज को रसिया के अगेंस्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये है टोटल आपका यूक्रेन। यहां से कुछ दिन पहले ये आपका जो पूरा एरिया है ये है यूक्रेन का। अब कुछ दिन पहले यहां पे क्रीमिया को आजाद करवा दिया गया रसिया के हेल्प से। क्रीमिया को रसिया के हेल्प से आजाद करवा दिया गया और यहां पे है आपका रसिया। एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पे है बेलारूस। बेलारूस में अगर आप देखेंगे तो बेलारूस में पूरा का पूरा रसिया की आर्मी यहां तक बैठी हुई है। किस तरीके से हमला हुआ, क्या उसकी प्लानिंग थी, हर एक चीज के बारे में हम अभी यहां से शुरू करने वाले हैं। तो यह है बेलारूस। बेलारूस की आर्मी यहां पे खड़ी है रसिया के साथ। दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्रीमिया को ऑलरेडी आजाद करवा दिया गया है रसिया की तरफ से। और यहां पे आता है हमारा माल्डोवा। माल्डोवा का जो एरिया यूक्रेन से सटा हुआ है वहां पे विद्रोहियों को खड़ा करके, विद्रोहियों का मतलब है कि जो रसिया प्रो रशियन लोग थे, जो रसिया के थे, रसिया के फेवर में थे लोग, यहां पे माल्डोवा के
इस वाले रीजन में खड़ा कर दिया गया जो कि यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है। इस रीजन में खड़ा करने के बाद इन लोगों ने रसिया के और यूक्रेन के मैटर पे इस आर्मी को आगे पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो यहां पे यूक्रेन इस साइड से बंधा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बेलारूस का। ऑलरेडी यहां पे आर्मी खड़ी हो चुकी है, यहां पे इनका कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है इनका पोलैंड के रास्ते इंटर करने का, रिमेनिंग आपका यहां पे स्लोवाकिया की अगर हम बात करें तो स्लोवाकिया और हंगरी इस तरफ से लोग जा सकते हैं। बट इस वेस्टर्न यूक्रेन से आपको ईस्टर्न यूक्रेन तक आने में इन लोगों को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, रसिया ने क्रीमिया को पहले ही आजाद करवा दिया था और दूसरे तरफ अगर आप यहां पे देखेंगे तो यह है लुहांस्क और यह है डोनेत्स्क। यहां पे अगर आप देखेंगे तो रसिया ने जितने भी इसके रसिया के फेवर के लोग थे इन सब को यहां पे ब्रेकडाउन लगवा दिया, यानी कि डोनेत्स्क और लुहांस्क का जो एरिया है रसिया ने अपने ही फेवर के लोगों को वहां खड़ा कर दिया और आर्मी के लोगों को यहां पे भेज करके बैठा दिया। रसिया की आर्मी यहां पे बैठ गई, इस एरिया में बैठ गई। दूसरे तरफ जब रसिया से निकलेगा तो ये जो है एजोव सागर के तरफ से यहां पे भी हमला हो सकता है इसके ऊपर। यानी कि किस तरीके से यूक्रेन को घेरा गया है, रसिया ने घेरा है अभी, ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यूक्रेन के पास बचता है यहां पे खार्किव, कारमोर्स्क और कीव की एरिया। तो कीव का एरिया भी अभी एट प्रेजेंट पहुंच चुकी है रसिया की सेना, यानी कि यहां से देखिए ये यहां पहुंच चुकी है। बेलारूस की तरफ से हमला जारी था तो ये यहां तक पहुंच चुके हैं, ये सारी आर्मीज यहां तक आ चुकी हैं। नीचे में अगर आप देखेंगे तो मोल्डोवा यहां पे न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि मोल्डोवा के साइड से रसिया का कोई भी हेल्प नहीं है। मोल्डोवा के जो बॉर्डर एरिया हैं जो यूक्रेन से सटे हुए हैं, यहां पे रसिया ने अपने ही लोगों को, अपने ही सपोर्टर्स को जो कि मोल्डोवा में बैठे हैं उन सबको खड़ा कर रखा है। तो अब यूक्रेन के पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता है। यूक्रेन ने गलती यह करी थी कि वहां पे मिन्स्क समझौता होने के बाद भी इन्होंने नाटो में, रसिया का सिर्फ 3 डिमांड है कि हमें रिटन स्टेटमेंट दिया जाए यूक्रेन की तरफ से कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, यूरोपियन यूनियन में अगर चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, बट नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। दूसरी बात यह है कि जितने भी यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं वो अगर नाटो के साथ संबंध रखते हैं तो रिमेनिंग वो लोग ना आए, वो लोग हमारे बीच में ना आए। और ये स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से लिखित होना चाहिए कि हम कभी भी यूक्रेन को इन फ्यूचर में शामिल होने के लिए, नाटो में आने के लिए कभी दबाव नहीं बनाएंगे। तो ये था मेन मुद्दा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये रसिया और ये लुहांस्क और डोनेत्स्क वाला एरिया अभी एट प्रेजेंट रसिया ने इन सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया है। इसकी आर्मी यहां से आगे बढ़ गई है। यहां पे है कीव, ये है आपका बेलारूस का एरिया। बेलारूस की तरफ से भी यहां पे रसिया ने अपनी आर्मी लगा रखी है। अब देखिए, क्रीमिया को तो उसने पहले ही आजाद करवा दिया है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि अगर यहां से नाटो की सेना आती है, अगर यूरोपीय यूनियन और यूएसए इसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो यहां से एयरबेस है, यहां से आर्मी ऑलरेडी आ रही है, बेलारूस की तरफ से यहां पे इसके एयरफोर्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज, ये जो एजोव सागर है यहां से होते हुए डायरेक्ट यहां से नेवी इसकी हमला कर सकती है। यहां पे नेवी आ सकती है, नेवी इसकी हमला कर सकती है। ध्यान रखिएगा, नेवी जो है यहां पे हमला कर सकती है और इसके अकॉर्डिंग यहां से रसिया के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहां पे मैटर क्या फंस रहा है उस चीज को समझिए। ये हैं हमारे जो बिडेन साहब, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने पहले वादा किया था यूक्रेन से कि जो भी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम हेल्प करेंगे। लेकिन सिचुएशन की शुरुआत में ही ये सारे स्टेटमेंट अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रसिया का आक्रमण बढ़ते गया। अब रसिया क्या करे, रसिया भी मजबूर है, लेकिन जैसे जैसे आक्रमण यहां पे बढ़ता गया इन लोगों ने इसका हाथ छोड़ते गए, यानी कि यूक्रेन का साथ कोई देने को तैयार नहीं है। और ये नाटो के जितने भी लोग हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, ये लोग आर्टिकल 5 का गलत इस्तेमाल करके, बहुत ही ज्यादा 5th आर्टिकल का ज्यादा इस्तेमाल करके गलत पे गलत करने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा से। तो रसिया का भी अपना स्टैंड है, रसिया भी गलत नहीं है, यूक्रेन भी अपनी जगह सही है। बट सबसे ज्यादा अगर सही है तो हमें यह देखना है कि कम गलत कौन सा है। गलत तो दोनों है, बट कम गलत कौन सा है। तो रसिया अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। यहां पे नेक्स्ट जो चीजें हमारे पास देखने के लिए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट, और हमारे यूएन का यहां पे जो मकसद चलता है। कभी एक समय में यूएन ने ही हमारे 1947 का, यानी कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह की बात कह दिया था पाकिस्तान के साइड से स्टैंड लेकर के, क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के फेवर में था और अमेरिका जो था प्रो पाकिस्तानी था, क्योंकि हमारा जो फेडरेशन था, हमारा जो इंडियन फेडरेशन था उस समय के रसिया से काफी ज्यादा क्लोज था। इसलिए अमेरिका ने यहां पे साथ दिया था पाकिस्तान का और यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास करवाया था
कि हम जो यानी कि कश्मीर के मुद्दे पर हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, और इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था। आज का यूएन जो है उस समय रसिया के द्वारा अगर हम बात करें तो रसिया के द्वारा यहां पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी इंडिया के फेवर में, बट यूएस के द्वारा संचालित होता था तत्कालीन यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, और अभी भी हालात वैसे ही हैं। तो ये इनको दिखता सब कुछ है, बट ये कुछ नहीं बोल सकते, ये सिर्फ रसिया के अगेंस्ट में बोल सकते हैं क्योंकि रसिया की गलती इनको दिख रही है, बट यूएसए और यूरोपीय यूनियन की गलतियां यहां पे नहीं दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, इसकी शुरुआत की क्या वजह रही थी, किस तरीके से प्लान किया गया। आप अगर देखेंगे तो यह है CIA, अमेरिका की यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है ये, और इन्होंने ये बोला था कि 16 फ़रवरी को आक्रमण होगी, ऐसा प्लानिंग बताया था। अपना एक इन्फॉर्मर जो होता है, इनका जो इन्फॉर्मर था, इनको इन्फॉर्मेशन दिया था कि 16 फरवरी को रसिया जो है यूक्रेन पर आक्रमण करेगा। बट ध्यान रखिएगा उस समय बीजिंग ओलंपिक रनिंग में था, बीजिंग का विंटर ओलंपिक जो था वो रनिंग में था, और यहां पे चाइना ने रसिया को सपोर्ट किया था, और रसिया को बोला यह गया था कि बस विंटर ओलंपिक खत्म होने दो, उसके बाद वीटो पावर का हम सब भी इस्तेमाल आपके फेवर में ही करेंगे। और अगर आप जानते होंगे तो रसिया जो है चाइना के फेवर में अभी कुछ दिनों से ज्यादा क्लोज दिख रहा है, यानी कि चाइना के साथ इसके रिश्ते मजबूत हुए हैं। जैसे ही ये भाई साहब यहां पहुंचते हैं विंटर ओलंपिक में, तो इन्होंने ताइवान के मुद्दे पर यह कह दिया कि ताइवान जो है यानी कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट चाइना को अपने फेवर में लाने के लिए काफी था। और हालांकि इसका परिणाम भी यही निकलेगा कि यही सेम सिचुएशन क्रिएट कर सकता है चाइना ताइवान के केस में, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजों को देखना यह पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे किया गया है खार्किव में और आपका क्यूब में रशियन आर्मी पहुंची है, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिचुएशन वैसा प्रॉपर नहीं है। तो जैसे ही ये चाइना पहुंचते हैं, इनके ऊपर शी जिनपिंग से बात होती है, और इन्होंने कहा कि बस विंटर ओलंपिक खत्म होने दो, उसके बाद आप अपना प्लानिंग कर लेना। 16 फरवरी के रिगार्डिंग CIA ने इंटेलिजेंस, CIA की जो इंटेलिजेंस थी, CIA यूएसए की जो इंटेलिजेंस थी, इन्होंने खबर दिया कि 16 फरवरी को आक्रमण होगा, बट हालात बदल गए। यहां पे 22 फरवरी तक, जैसे ही 22 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होता है, वैसे ही 23 को रसिया जो है यूक्रेन पर आक्रमण करता है। रसिया जो है यूक्रेन पर आक्रमण करता है, और उसके बाद से हालात अभी ऐसे हो गए हैं कि चीजें बदल गई हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे रसिया जो है आक्रमण किए जा रहा है, कंटिन्यूटी अपना रखे हुए है, क्योंकि इसको भी अपने सिक्योरिटी को लेकर के सोचना जरूरी है। रसिया जो है यूक्रेन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और रसिया के तरफ से देखेंगे अगर आप, तो ये सारे पाइपलाइन जो है ये हैं गैस पाइपलाइन, जो रसिया से आपको यूरोप की तरफ जाते हैं, और यूरोप की तरफ जाने वाले में यूक्रेन के रास्ते से ही जाते हैं। अब जैसे ही ये यूक्रेन के रास्ते से होकर के यूरोप जाता है, तो इस पे इन्होंने कहा, यूक्रेन ने कहा कि तुम हमारे एरिया से अगर लेकर के जा रहे हो तो हमें यहां पे टैक्स देना पड़ेगा। रसिया इसके लिए भी एग्री कर गया, और रसिया ने यूक्रेन को काफी अच्छा कीमत चुकाया है इस गैस पाइपलाइन को क्रॉस कराने के लिए। तो यूक्रेन के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हाथ रसिया का है। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो यहां पे आपको ये है चेरनोबिल का, अगर आपको याद होगा तो विश्व का सबसे बड़ा एटॉमिक दुर्घटना के बारे में अगर हम बात करें, परमाणु दुर्घटना के बारे में बात करें, तो यहीं पे हुआ था चेरनोबिल में। आज यहां पे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर थे सब बर्बाद हो चुके हैं, वो एक दुर्घटना हुई थी उसी के कारण, एक्सीडेंट के कारण। और ये जो चेरनोबिल का आपको दिख रहा है यहाँ पे अवशेष जो दिख रहा है, ये रसिया के द्वारा ही यूक्रेन में लगाया गया था। तो ये बेसिक डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा हाथ दिया था, साथ दिया था रसिया ने यूक्रेन का। अब देखिए इसी बीच में क्या होता है कि जैसे ही 22 तारीख को हमला होता है, 22 को विंटर ओलंपिक खत्म होता है, 23 को रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वैसे ही ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, यानी कि ये जो हमारे पड़ोसी हैं, ये पहुंचते हैं रसिया, और इन्होंने डिमांड किया, रसिया से लोन का डिमांड किया। अब इनको ये नहीं पता था कि ये हैं यूएसए के द्वारा संचालित, यानी कि यूएसए का इनके सर पे हाथ है। अब जैसे ही यहां पे जाते हैं लोन के लिए, ये बात रसिया रिफ्यूज कर देता है, और जो बिडेन से आपको आ जाता है गुस्सा। और जो बिडेन को गुस्सा आने का मेन पर्पस ये भी रहता है क्योंकि ये तो चाहते हैं कि रसिया वीक पड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान का वहां पर जाना, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रसिया जाना इनको पसंद नहीं आया। अगर आप जानते होंगे तो मैक्सिमम जितने भी मॉनिटरी फंड से रिलेटेड है, जितने भी पैसे से लेन देन वाली चीजें हैं, उन सब पे कंट्रोल अमेरिका का रहता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो। तो अब यहां पे इनके साथ एक ट्रेजेडी क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये गए तो जरूर वहां पे, लेकिन FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, इसके लिस्ट में ये ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाए, और अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया
कि ये अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, क्या पता कुछ दिनों बाद ये ब्लैक लिस्ट में हो जाए। तो इन्होंने यहां पे पहुंचने के बाद जो लोन का डिमांड किया, आप यहां पे अमेरिका ने बैंक पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी के ऊपर यहां पे एक सैंक्शन जारी किया और 4 अरब का जुर्माना लगा दिया। 4 अरब का जुर्माना लगा दिया गया, यहां पे 2.5 मिलियन का यहां पे जुर्माना लगा दिया गया पाकिस्तान के ऊपर, यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अब हालात यहां पे बदल गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई यहां पे, तो यहां पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर अगर हम बात करें, नॉन परमानेंट मेंबर में बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया भी है। उसके बाद फेवरिज्म की बात जब आई कि रशिया के अगेंस्ट कोई वोटिंग करे तो यहां पे सबने बाइकॉट कर दिया, यानी कि ये जो है ये यूएई के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए, और ये हो गए चाइना के प्रेसिडेंट, और यहां पे हो गए जॉय बिडेन साहब। इन तीनों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यूट्रल रहने की बात कही, और इन्होंने रशिया के फेवर में वोटिंग नहीं किया, और ना ही तो इन्होंने यूएसए के फेवर में वोटिंग किया, यूक्रेन के फेवर में वोटिंग किया। यूक्रेन का मतलब सीधा सीधा आप समझिएगा यूएसए, क्योंकि आज जो भी यूक्रेन की हालत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये व्यक्ति है, यानी यूएसए है। अब इन दोनों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका रीजन भी है कि कभी एक समय में हमारे पास जब कुछ नहीं था तो रशिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने हमारा स्टैंड लिया था, हमारे साथ खड़ा था, हर एक मैटर पे हमारे साथ रहा है हमेशा से। अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिएगा ये रशिया है। अगर इन सब के साथ प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि अगर यूएई जो है यहां पे है, सऊदी अरबिया ये यूएई है, और यहां पे अगर ये भाई साहब रशिया के अगेंस्ट में जाते हैं तो रशिया जो है, रशिया का एक अच्छा फ्रेंड है ईरान क्या करेगा, ईरान और यमन से इसकी दोस्ती है, ईरान जो है यहां पे जाकर के रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी। सीरिया में ऑलरेडी यहां पे सेना बैठी हुई है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सीरिया में ऑलरेडी यहां पे सेना बैठी हुई है रूस की। अब अगर देखेंगे तो चारों तरफ से यूएई भी घिरा हुआ है, इसलिए यूएई को भी शांत रहना पड़ गया यहां पे मजबूरी में, क्योंकि ईरान जो है रशिया के साथ है, और रशिया की अगर हम बात करें तो सीरिया साथ है, यमन भी उसके साथ है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये सारे राष्ट्राध्यक्षों के बारे में अगर हम बात करें तो ये है ईरान के रिप्रेजेंटेटिव, ये है आपका यमन के रिप्रेजेंटेटिव, और ये है आपके यूएई के रिप्रेजेंटेटिव, और ये है इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम इनकी बारे में बात करें, नफ्ताली बेनेट साहब के बारे में बात करें, हालांकि यूक्रेन जो है एक ज्यूस राष्ट्र है, और ये जो है आपका इजराइल ये भी आपका ज्यूस राष्ट्र है, तरीके से देखा जाए तो साथ देते, बट इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है, क्योंकि फिलिस्तीन के मामले पे अगर आप देखेंगे तो इनको भी बहुत लोगों ने हमेशा की तरह दबाने की कोशिश की है, बट इजराइल आज अपने लेवल पे, अपने राष्ट्रभक्ति की वजह से, अपने कारण के कामों की वजह से बहुत स्ट्रांग है, और इसके ऊपर कोई नहीं आ सकता है। तो इन सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए इन मजबूरी में इनको यूएई को शांत रहना पड़ गया, और यूएई भी जो है रशिया के फेवर में चला गया एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अगर आप, हालांकि यहां पे यूक्रेन की सराहना की जाएगी, क्योंकि यूक्रेन जिस तरीके से बहादुरी से एक बड़े राष्ट्र के सामने डट करके लड़ रहा है, 80 से लेकर के जितने भी ऊपर के लोग हैं वो सब के सब बैंकर्स में रह रहे हैं। बैंकर्स में रहने के बाद बच्चों की स्थिति वहां पे खाने को नहीं है, सब लोग यहां पे बैंकर में रह रहे हैं। यहां पे यूक्रेन की आर्मी भी स्टैंडिंग ली हुई है, यहां पे पोजीशन लेकर के बैठी है कि किस तरीके से लड़ना है। इनके जज्बे को हमें सराहना करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो है यहाँ पे जो येलेंस्की अगर जो राष्ट्रपति है यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट यूक्रेन के, इनकी भी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद मिलिट्री सूट पहन करके रशिया के अगेंस्ट में लड़ने को तैयार हैं। अब रशिया भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन यूक्रेन की जो देशभक्ति है, जो पावर है, इन्होंने अपने इंटरनल पावर को देखा है और इन्होंने लड़ने की ठानी है। बट रशिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही कर रहा है। यूक्रेन को थोड़ा सा ये सारी बातें समझनी चाहिए कि किसी एक समय में रशिया जो था वो हमारा साथ दिया था, हमारा डेवलपमेंट किया था, बट इन सारी चीजों का इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ा। तो खैर, जियो पॉलिटिक्स में कब क्या हो इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। तो अगर आप यहां पे सारी चीजें तो हो गई हैं, हर अब कम से कम रशिया जो है ये सारे पोजीशंस को ले चुका है। रशिया का मेन पर्पस भी यही है कि यहां तो क्रीमिया उनके पास आ ही चुका है, यहां क्रीमिया उनके पास आ ही चुका है। ये दो छोटे छोटे राष्ट्र इन्होंने बुला ही लिए हैं, दो छोटे छोटे राष्ट्र बुला लिए हैं। लेकिन अब दो छोटे छोटे राष्ट्र जैसे ही बुलाए हैं तो इनका पर्पस ये है कि हम इसको यहां से अलग कर दे और यहां पे ये लोग मिला लें, प्रो रशियन कंट्री यहां पे डेवलप करे, जिससे कि यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जा सके। यहां पे ऑलरेडी मोल्डोवा बैठा हुआ है, इधर बेलारूस है,
यहां पे बेलारूस बैठा हुआ है, लेकिन यहां पे इनको चाहिए था कि किस तरीके से यहां हम पहुंच पाए। तो अब देखिएगा कि जैसे ही क्रीमिया यहां पे इनके और तरफ आ जाता है तो क्रीमिया में अपनी आर्मी बैठा देंगे और यहां पे एजॉव सी से लेकर के ये सारा एरिया तक, ओडिशिया तक यहां पे रसिया का पहुंच बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि भारत ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है न्यूट्रल रहने के बाद, क्योंकि न्यूट्रल रहना इनके लिए ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि भारत का एक समय ऐसा था कि जब हमें अपने आजादी के बाद हमें उठना था, हमें डेवलप होना था, तो रसिया ने हमारी हेल्प की है। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, S-400 हो, हर चीज के डेवलपमेंट में हमारे पास ये जो भी चीजें आई हैं सब कुछ रसिया की वजह से ही है। रसिया के साथ हमारे संबंध अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका यूएनएससी में हमारे पास वीटो पावर वाला हो, और ऐसा वीटो पावर वाला व्यक्ति हमें जरूरत है। आने वाले टाइम में जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे आसपास के लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, उन सब की वजह से रसिया का होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर चाइना कुछ भी करता है तो हम रसिया की हेल्प से चाइना को दबा सकते हैं, और अगर यूएनएससी में हमारे अगेंस्ट में कोई जाता है तो रसिया जो हमारा एक फ्रेंड बनेगा, जो हमारे लिए वीटो पावर यूज कर सकता है रसिया में। और आजकल जिसके पास वीटो पावर है वही यूएन का शेर है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पे इसके क्या असर पड़ेंगे। तो हम वहां से गैस की निर्यात करते हैं, अगर हम बात करें तो हमारा इंपोर्ट जो है रसिया की अगर हम बात करें और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से हम सिलेंडर गैस अगर हम बात करते हैं तो गैस जो हमारा एलपीजी आता है उसको इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल्स की अगर हम बात करें तो जितना भी एडिबल ऑयल है इन सब का इंपोर्ट हम यूक्रेन से करते हैं। एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, और हम वहां से केमिकल मंगवाते हैं। आयरन एंड स्टील भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं। जितने भी मेडिकल ऑर्गेनिक्स अगर हम बात करें केमिकल की तो ये भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। प्लास्टिक्स हमारा जो है सब कुछ यूक्रेन से आता है। तो हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाए, एडिबल ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाए, और फायदा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि हम यहां से गेहूं का निर्यात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है यहां पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स हम वहां पे भेज सकते हैं और उससे हमारा फायदा हो सकता है। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी हम मंगवाते हैं, यानी कि हमारा इंपोर्ट जो है ऑर्गेनिक केमिकल का, ये थोड़ा सा हमारे लिए महंगा साबित हो सकता है। आयरन एंड स्टील में हमारा थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था जो है हमारी बैलेंसिंग रहेगी, और हमारा स्टैंड भी क्लियर होना ही चाहिए, और हमें हर हाल में रसिया का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रसिया जो है हमारे लिए सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बावजूद, क्योंकि अगर यूएसए के साथ भी हमारे रिश्ते बने हैं तो रसिया जो है, रसिया के साथ हमारे और गहरे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, रसिया के साथ जो हमारा संबंध है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है। यूएस का संबंध जो है हमारा बहुत नया है, एकदम नया नया है। यानी कि हम अगर यूएस की बात करें तो यूएस किसी का नहीं हुआ है। आज अफगानिस्तान को देख लीजिए आप, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, मैक्सिमम इस्लामिक कंट्री को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ यूएसए का है। आज ये जो आतंकवाद जो दिखता है आपको, आतंकवाद को बढ़ावा देने में भी यूएस का ही हाथ है। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो टेररिज्म को बढ़ावा अगर कोई दिया है तो वह यूएसए। आज तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर जाकर के बैठा हुआ है, रीजन भी यही है कि तालिबान को कहीं ना कहीं यूएसए ने सपोर्ट जरूर किया है, तभी वो आज अफगानिस्तान के ऊपर बैठा हुआ है। यूएस किसी का नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, यूएस कभी किसी का नहीं हो सकता। और एक बीच राष्ट्र आता है वहां पे यूनाइटेड किंगडम का, जिनका कोई अपना अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। भले ही वो दुनिया पे इतने सालों तक राज किए, लेकिन अपना उनका स्टैंड कुछ भी नहीं है। वो आज भी यूएस के तोते की तरह, पोपट की तरह बोलते रहते हैं, यूएस की भाषा बोलते हैं, यूएस जो उनको बोलता है वो बोलते रहते हैं। बोरिस जॉनसन का डायलॉग बिल्कुल जीरो है। अभी की सिचुएशन में अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट जितने भी डायलॉग्स होने चाहिए थे इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें फ्रांस ने अपना एक स्टैंड दिखाया है, फ्रांस ने अपना बोला है, पोलैंड ने बोला है। बट ये जो ब्रिटेन और यूएस वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ रसिया के अगेंस्ट आग उगल रहे हैं, और हमें चाहिए, यानी कि भारत को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ रसिया के सपोर्ट में रहे। भारत के सभी लोगों को रसिया को ही सपोर्ट करना चाहिए। आप सम्मान जरूर कीजिए यूक्रेन के सैनिकों का, यूक्रेन के लोगों का, लेकिन यूक्रेन ने गलती किया है। आप खुद इस तरीके से समझिए कि अगर आपका पड़ोसी के साथ अपना रिश्ता अच्छा नहीं है तो दूसरे के गांव के लोगों को बुला करके दूसरे के गांव में आप शामिल होने के लिए अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता खराब मत कीजिए, ध्यान रखिएगा। और लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो रसिया जो है ग्लोबल इंटरनेट से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। पाकिस्तान जो है अभी रिसेंटली क्या बोलता है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए क्योंकि वो रसिया के फेवर में है। पाकिस्तान की बातों को तो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके बारे में तो बात करना भी सही नहीं है, लेकिन इन सारी खबरों पर नजर बनाए रखिए। जेनिक जेईई स्टडी के साथ मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।